नमस्कार दोस्तों, अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय पर काफ़ी अधिक चर्चा हुई है। विधर्मियों ने, देशद्रोहियों ने और इस देश के तोड़ने के लिए प्रयास करने वाले व्यक्तियों ने इस प्रश्न का, इस बात का हमें गलत आईना दिखाया है। मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी वीडियो के माध्यम से मैं सत्य आप सभी के सामने रख सकूं, जिससे कि इन झूठे प्रचारकों का भांडाफोड़ हो सके। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आर्य लोग क्या इसी देश के निवासी थे, जैसे कि कुछ विदेशी मूर्खों ने इतिहास में डाला कि आर्य कहीं बाहर से आए। ये सच है या झूठ? और दोस्तों, आज इस वीडियो से अनेक देशद्रोहियों को, अनेक मूर्खों को मिर्ची लगने वाली है। वो उल्टियाँ करेंगे, उनको दस्त लगेंगे, वो कमेंट बॉक्स में गालियाँ भी लिखेंगे, लेकिन भाई जो सत्य है हम उसे रखेंगे, क्योंकि हम देशभक्त हैं और हमारे लिए अपना देश और अपनी संस्कृति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आर्य लोग वास्तव में इसी देश में रहते थे। वो कहीं बाहर से आकर बसे या नहीं बसे, इस पर एक प्रश्न लगा हुआ है। और ये प्रश्न लगाने का काम कुछ यूरोपीय विद्वान जो कि संस्कृत विषय का अध्ययन शुरू किया था, उन्होंने लगाया। जब उन्हें संस्कृत भाषा की रचना प्रणाली को देखा, उसकी बनावट को देखा, तो यूरोपीय भाषाओं से तुलना की गई। उनमें एक विचित्र समता पाई गई। तो जो वो संस्कृत के सीखने वाले लोग थे, यूरोपीय लोग, उन्होंने सोचा कि ये संस्कृत भाषा इन यूरोपीय भाषाओं से ही निकली है। लेकिन वो लोग मूर्ख थे, उन लोगों को इस बारे में ज्ञान नहीं था, या फिर उन्होंने जानबूझकर हमारे इतिहास में ये चीज़ डालने का प्रयास किया ताकि यहाँ के नौजवान युवक अपने देश की संस्कृति से लगाव छोड़कर विदेशी संस्कृति की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे कि आज रिसर्च हो चुकी है, आज सभी वैज्ञानिक एक मत हैं कि संस्कृत भाषा ही सारी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा से ही अनेक भाषाएं, सारी भाषाएं निकली हैं। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए कि आर्य इसी देश के निवासी थे या कहीं और के, हमें सबसे पहले सृष्टि की शुरुआत में जाना होगा, जब इस संसार की रचना हुई थी। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, और इसके लिए जानने के लिए हमें अपने वेदों की तरफ मुड़ना होगा, क्योंकि वेद ही सृष्टि की शुरुआत से ईश्वर के दिए हुए हमारे को मिले हैं, जो कि प्रथम ऋषियों ने समाधि की अवस्था में प्राप्त किए थे। दोस्तों, मनुष्य की उत्पत्ति सर्वप्रथम तिब्बत में हुई थी और इसको 2 अरब साल व्यतीत हो चुके हैं। जैसे कि बीच बीच में खोज होती रहती हैं, कभी 30 करोड़ साल पुराना पेंच मिलता है तो कभी 50 करोड़ साल पुराना हथौड़ा। तो दोस्तों, आज के वैज्ञानिकों के अनुसार तो मनुष्य की उत्पत्ति कुछ लाख वर्ष पहले ही हुई है, लेकिन हमारे वेदों के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार, जब सृष्टि की रचना हुई उसी के कुछ अंतराल में मनुष्य की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी तिब्बत में ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, हमारे देश में ऋषि दयानंद सरस्वती हुए हैं, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इस विषय पर खुल के खूब लिखा है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, एक समानता मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार जो स्थिति मनुष्य की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी पर थी, उसी प्रकार चांद पर भी ये उत्पत्ति संभव है। बस शायद वहाँ पे स्थिति तो है, लेकिन अभी वहाँ मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकी। इस पर मैं कभी दोबारा वीडियो बनाऊंगा, तब आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ऋषि दयानंद ने काफ़ी पहले ही चांद पर पानी होने के बारे में बता दिया था। आज से लगभग सन 1800 की ये बात है। दोस्तों, जब तिब्बत में मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो वहाँ से 2 तरीके के मनुष्य थे। जैसे कि आजकल आप देखते ही हैं, अच्छे और बुरे सभी प्रकार के होते हैं। जो अच्छे और भले व्यक्ति थे, उनको आर्य कहा जाता था। आर्य शब्द का मतलब होता था जो विद्वान है, योगी है, सज्जन है, सत्पुरुष है, उसी को ही आर्य कहा जाता है। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण जी, इसी प्रकार उनको आर्य कहा जाता था। लेकिन जो व्यक्ति दुष्ट थे, अत्याचारी थे, पापी थे, उनको दस्यु, राक्षस, चोर, डाकू, जैसे आज शब्द लगाए जाते हैं, वैसे कहा जाता था। तब उनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे। तो
जो ये भूमि थी हमारी, जिसको हम आर्यवर्त कहते हैं, अब आप ये समझ लीजिए कि ये आर्यवर्त था कहाँ तक। दोस्तों, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र, या कहें कि पश्चिम में सरस्वती नदी या अटक नदी, जो उत्तरी पर्वतों से निकलकर दक्षिण में अरब सागर में जा गिरती है। पूर्व में दर्शावती नेपाल देश के पूर्वी भाग के पहाड़ों से निकलकर बंगाल की ओर समुद्र में मिल गई है, जिसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पर्वतों के बीच और रामेश्वर तक विंध्याचल के भीतर जितने देश हैं, इन सबको आर्यवर्त इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आर्य लोग ही निवास करते थे, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम आर्यवर्त कहलाया। तो दोस्तों, वहां से वो लोग निकलकर बाकी के क्षेत्रों में आए, जो कि आर्यवर्त की सीमा थी, और यहीं के हम निवासी थे, हम कहीं बाहर से नहीं आए। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि जैसे बताया जाता है यहाँ पे पहले कोई और रहता था, जिसको मार पीट कर आर्यों ने भगा दिया। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, सृष्टि की शुरुआत में ही यहाँ पर आर्य निवास करते थे, यहाँ पर कोई नहीं रहता था, यहाँ पर और कोई जाति रहती ही नहीं थी, कोई और मनुष्य सभ्यता रहती ही नहीं थी, क्योंकि सर्वप्रथम मनुष्य की उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी, वहीं से निकलकर बाकी क्षेत्रों में मनुष्य फैले थे। दोस्तों, अब सवाल ये भी उठता है कि इस देश का नाम आर्य पड़ा कैसे। तो दोस्तों, आर्य नाम तो यहाँ जो लोग रहते थे आर्य थे, तो आर्य ही कहलाने लगा। दोस्तों, काफी लोग कहते हैं कि आर्य लोग ईरान से आए, इसलिए इनका नाम आर्य है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ पे पहले जंगली मनुष्य रहते थे, जिनको आर्य लोगों ने ही राक्षस यानी कि आर्य लोगों ने उनको मार पीट कर भगा दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। आज तक इस बात को कोई सिद्ध नहीं कर सका है, जबकि हमारे वेदों का, हमारे इतिहास का जो भी साक्ष्य है, जो हम बताते हैं, जो हमारे वेद बताते हैं, हमारे ऋषि बताकर जा चुके हैं, आज वो सबूत वैज्ञानिकों को मिल रहे हैं। और इस बात पर एक न एक दिन वापस वैज्ञानिकों को आना ही होगा कि मनुष्य जाति शुरुआत में तिब्बत पे ही बनी थी, उसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों में फैली थी। एक यूरोपीय विद्वान हुए हैं, उनका नाम था लॉर्ड एलिफस्टन, जो कि ये बात हमेशा कहते थे। उनके साथ में और भी विद्वान थे, वो हमेशा कहते थे कि जो प्रमाण इस मत की पुष्टि में दिए जाते हैं कि आर्य लोग किसी समय मध्य एशिया में रहते थे और वहां से हिंदू यानी कि आर्य भारत में आए, वह इस परिणाम पर पहुंचने की पूर्ण सिद्धि नहीं है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। यह केवल एक विचार मात्र है, जो कि यहाँ के देश के युवाओं को इस देश को तोड़ने के लिए फैलाया गया, ताकि कहीं बाइबल जैसे उसमें 6000 वर्ष पहले ही बताया गया है मनुष्य की उत्पत्ति है, वो इसलिए कहीं वो झुठला नहीं दी जाए, सिर्फ इसीलिए। जबकि जो आज तक ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, उस समय से हिंदू वंश, आर्य वंश निवास भारत में ही करता था, भारत में ही ये आए थे, भारत में ही ये रहने वाले थे, और भारत से बाहर कहीं और ये नहीं थे, बल्कि यहाँ से बाहर गए थे। अब दोस्तों, सच्चाई को उठा के झूठी बातें बताना, ये सिर्फ यहाँ के युवाओं को भटकाने के लिए, ताकि ये देश टूट जाए और टूट टूट के गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाए। क्योंकि दोस्तों, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति करोड़ों साल पुरानी है और हमें आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। इसीलिए उनका प्रयास है कि इन्हें किसी प्रकार से तोड़ा जाए। मानसिक गुलाम तो हमारे को वो लोग बना चुके हैं, शारीरिक गुलाम आज हम नहीं है, लेकिन मानसिक गुलाम हम हैं, और मानसिक गुलाम होने के बाद में शारीरिक गुलाम बनते देर नहीं लगती दोस्तों। इसीलिए गर्व हमें करना चाहिए कि हम इस देश के निवासी हैं, हम आर्य हैं, हमें अपने पूर्वजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, याद रखना, जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है, जिसके अंदर अपने इतिहास को जानने की जिज्ञासा नहीं होती, वो मिट जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो देश अधिक दिनों तक टिक नहीं पाता दोस्तों। तो ये वीडियो कहीं अधिक लंबी ना बन जाए, इसीलिए मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं आपको। इस विषय में अधिक जानने के लिए आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी चाहिए, जिसमें पूरे प्रमाण दिए गए हैं, उनसे आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। दोस्तों, मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसी अवस्था में हुई, ऐसा कौन से संजोग बने जिससे कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और चांद पर भी ऐसे कौन सी अवस्थाएं हैं कि वहां पर मनुष्य की उत्पत्ति संभव है। और दोस्तों, ये भी बताऊंगा
कि सन 1800 में ही ऋषि दयानंद ने पहले ही बता दिया था कि चांद पर इतने 1000 मीटर ऊंचा पर्वत है और वहां पर पानी है, जिसका कि आज भारत ने सबसे पहले उसको खोजा है। तो दोस्तों मैं इस विषय पर जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिल पाए। दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों आप सभी को नमस्ते, जय आर्यवर्त। फिर मिलता हूं मैं किसी नई वीडियो के साथ में।